There are some stories in our lives which simply cannot be described in mere words. Defying all odds and fighting against multiple challenges at the same time makes this story an inspiration for millions like us. So today we have a chance to hear that tale of obstacles, courage, grit and strong determination from Umul Kher herself. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ उमुल खैर। मैं जेएनयू से अभी पीएचडी कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय यूपीएससी's फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट 420th रैंक। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव अब तक देख लिए और मतलब एक स्लम की ज़िंदगी और एक झुग्गी में किस तरह रहा जाता है और जब आपकी झुग्गी भी टूट जाती है तो आप जब बेघर होते हैं तो किस तरह का फील आता है और जब आपके पापा अनएम्प्लॉयड होते हैं तो किस तरह की इनसिक्योरिटी रहती है। एंड व्हेन यू हैव डायनामिक डिसेबिलिटी कि कभी भी आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है और आपके 16 बार हड्डी टूट गई और 8 फ्रैक्चर्स हो गए, इस तरह के सारे एक्सपीरियंसेस इत्तेफाक से मेरे ही साथ रहे तो मतलब मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को अब तक फेस कर लिया। एक एडिशनल एस्पेक्ट ये भी था कि एज आई एम फ्रॉम अ बिट कंजर्वेटिव फैमिली, तो मेरे घर में मेरी पढ़ाई को लेके ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था और मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं सिर्फ 5वीं 8वीं तक किसी तरह पढ़ लूँ और उनका मन था कि फिर उसके बाद में मैं सिलाई वगैरह मैं कुछ सीख के आस पड़ोसियों के कुछ कपड़े वगैरह सिल लूँ। उन्होंने मेरे करियर का उस हिसाब से एक आइडिया लगाया था और फिर जब उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि हम अपने साथ नहीं रखेंगे और राजस्थान भेज देंगे, तो फिर ऐसे में मुझे अपनी पढ़ाई के इंतज़ाम के लिए मैंने खुद एक कमरा किराए पे ले लिया उसी सेमी स्लम एरिया में जहाँ हम रहते थे। दैट्स द नेम ऑफ एरिया इज़ त्रिलोकपुरी। और फिर वहाँ पे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और स्कूल से आके 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और फिर उस पैसे से अपने कमरे का किराया देना और अपनी पढ़ाई का खर्च, अपने खाने पीने का खर्च वगैरह सब उठाया। तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो a number of challenges I happen to face in my life. There were 2 types of motivation. One was concrete and another one was a bit abstract. Successful people हैं, उनकी लाइफ जर्नी को देख के बड़ा अच्छा लगता था और उनको देखकर कोटेशंस को पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती थी। तो बचपन में जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन में उनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में उन्होंने ज़िंदगी बिताने के बाद में दे बिकम फाइनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह की कहानियों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और बचपन से मैं उन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करती थी। इनके अलावा जिस माहौल में मैं रह रही थी उसमें लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती और ज़्यादातर लड़कियां 5th स्टैंडर्ड के बाद 4th स्टैंडर्ड के बाद में पढ़ाई छोड़ देती हैं और उसके बाद में कोई सिलाई सीखता है, कोई बुनाई करना सीख लेता है। तो उन लड़कियों को देखकर एक जो मोटिवेशन आता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं बितानी है एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस कि आई डोंट वांट टू लिव एट बारापुला झुग्गी फॉर एवर, आई डोंट वांट टू लिव एट त्रिलोकपुरी हमेशा। सो दिस वाज द रियल मोटिवेशन दैट केप्ट मी वर्किंग हार्ड। There were a number of role models that I have said earlier. Subhash Chandra Bose ji and Lal Bahadur Shastri, Abraham Lincoln, APJ Abdul Kalam Sahab. These all were my. हमारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी का बहुत ज़्यादा माहौल है जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रिमेन इंडिपेंडेंट ऑन देयर पापा एंड भैया एंड ऑल द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। एट द वेरी माइक्रो लेवल इस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड स्टार्ट लिविंग एट इंडिपेंडेंटली विद ऑल डिग्निटी एंड ऑल फ्रीडम। और ये तो बहुत छोटे लेवल की बात थी और बड़ी लेवल की अगर हम बात करें तो देयर शुड बी अ कलेक्टिव एटीट्यूडनल चेंज। जो डिसेबिलिटी को लेके जो बेचारापन वाला जो हमारे मन में एक बहुत गहरा ख्याल है कि हम चाहते हुए भी डिसेबिलिटी को
ह्यूमन डाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं मानते और उसे बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करके कई बार बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे चढ़ा कर देखते हैं, ये सब चीज़ें हटने की ज़रूरत है। दिस वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। बचपन से किसी किताब में मैंने पढ़ लिया था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि किस तरह उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उस टाइम में क्लियर किया था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका मेरे दिल पे बहुत असर हुआ था और उसको हमेशा मैंने याद रखा और मुझे पता नहीं था ये क्या होता है। तो आई यूज़ टू आस्क माई टीचर्स कि मैम ये क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो मैम यूज़ टू से कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समथिंग लाइक दैट। और बाद में इट वाज अराउंड आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो कुछ मैगजीन्स लाइक प्रतियोगिता दर्पण एंड कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज एंड ऑल, उसको इत्तेफाक से कभी देखने का मौका मिला तो थोड़ा सा पता चला। तो मतलब ये एक इत्तेफाक से बचपन में कभी पता चला था और वो फिर एक सपना बना और हमेशा साथ में रह गया। इट वॉज द लाइफ स्टोरी ऑफ मिस्टर बोस, जिसमें उनके पिता चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज करें एंड एज मिस्टर बोस वॉज वेरी डेडिकेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। और पिताजी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सिविल सर्विसेज कर पाओ। तो ही टुक द चैलेंज एंड ही क्रैक्ड द एग्जाम विद टॉप रैंक एंड लेटर ही रिजाइन्ड फ्रॉम द सर्विसेज टू सर्व द कंट्री। That was the aura of civil services. That was the challenge that clicked me कि अच्छा ये इतना चैलेंजिंग है और अगर ये इतना मुश्किल है तो हम भी बड़े होकर यही करेंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट और मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2016 के जनवरी में स्टार्ट किया तैयारी करना। और जब मैंने तैयारी की तो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के डेडिकेटेडली करीब 12-13 घंटे 14 घंटे रोज़ पढ़ाई की और जो भी मेरी रीडिंग लिस्ट थी उसको बहुत ही मिनिमम रखा, बहुत कंसाइज रखा। तो मैं अपने सारे दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए हमारा मीडियम क्या है, या हमने कितने साल पढ़ाई की है, कितने साल प्रेपरेशन की है, या हमारा क्या बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से हम बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ये सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। चीज़ें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप वर्नैक्युलर मीडियम से भी हैं और अगर आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग नहीं करते और अगर आपने 2-3 साल की भी प्रेपरेशन एडवांस में नहीं कर रखी तभी वेल एंड गुड, यू कैन वेरी वेल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड पास दिस एग्ज़ाम विद ऑल ग्रेस एंड ऑल सक्सेस। तो जो मेरी प्रेपरेशन थी उसमें मैंने NCERT से स्टार्ट किया और NCERTs को बहुत सीरियसली लिया क्योंकि मैं जानती थी कि NCERTs आर नॉट जस्ट फॉर द रेफरेंस बट दे वुड बी मेकिंग अ ग्रेटर आइडिया एंड विल बी हेल्पिंग डेफिनेटली इन फ्रेमिंग द मेंस आंसर इन वेरी ल्यूसिड फॉर्म एज वेल। तो NCERTs पढ़ी और उसके बाद में कुछ किताबें जो मेन थी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, जैसे सारे दोस्त जानते हैं, मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम था और इन्वायरमेंट में शंकर और थोड़ा इकोनॉमी के कुछ अलग अलग रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स। कुछ फ्रेंड्स ने पूछा भी है कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बोथ एट द प्रीलिम्स स्टेज एंड एट द मेंस लेवल। इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली करंट अफेयर ही है सारा। तो दोस्तों से मैं कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जिस तरह का आजकल UPSC का पैटर्न है उसमें किसी किताब में क्या लिखा हुआ है, आज से 10 साल पहले किसी ऑथर ने क्या लिख दिया, उसके बजाय अभी हमारे आसपास में नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर हमें ध्यान देके तैयारी करनी है। तो यही सब बातों का ध्यान रखा था। कोचिंग काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर जिस लेवल पर हम एस्पायर करते हैं, जिस लेवल पर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम एक DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो उस लेवल तक अगर आपको सोचने का एस्पिरेशन है देन वी हैव टू कीप अवर सेल्फ मैच्योर एट दैट लेवल एज वेल। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग की इच्छा करना कि कोई पढ़ा दे और उसके पढ़ाने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो इस सोच से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों से कहूँगी कि अगर कोचिंग की गाइडेंस मिल रही है, किसी अच्छे गाइडेंस अगर है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो और भी अच्छा है। आप अपने आप तैयारी कीजिए। आजकल इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज, इतने अच्छे पोर्टल्स, फॉर एग्जांपल हमारा अनअकैडमी भी,
इतना शानदार तरीके से आपको गाइडेंस दे सकता है कि यू आर नॉट सपोज टू गो टू एनी कोचिंग वाला एंड यू आर नॉट सपोज टू पे लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो अपने आप भी इंटरनेट का मदद लेके करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी की जा सकती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सब कुछ तैयारी अपने आप थोड़ा सा इंटरनेट की मदद से की जा सकती है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग की वजह से आप अपने आप को डीमोटिवेटेड रखें और अपने अटैम्प्ट्स को डिले करते रहें। As far as the matter of do's and don'ts in UPSC preparation concern, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डू या डोंट की लिस्ट आई डोंट थिंक कैन एग्जिस्ट फॉर एवरीबडी। बस जहाँ तक स्ट्रेटजी मेकिंग का सवाल है, आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें कि जो भी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे that can work for you, or you need to have confidence about that and you need to work hard to make your strategy successful for your own self। तो किसी टॉपर ने क्या कहा, कई बार वो हमारे लिए कामयाब रह सकता है, कई बार हो सकता है कि हम उससे अलग भी स्ट्रेटेजी बनाएं। तो जिस वक्त हम इतना बड़ा सपना देखते हैं कि हम एक IAS ऑफिसर बनेंगे, एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो उतने बड़े सपने के साथ हमारा हौसला, हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी के प्रोपोर्शन में बड़ा होना चाहिए। तो अपने पे भरोसा रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। दैट इज़ द बिगेस्ट मंत्रा फॉर प्रेपरेशन, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन एंड योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेपरेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जाम राइटिंग एज वेल। और जो डोंट की बात है वो सबसे ज़्यादा इस बात पे मैं एम्फेसाइज करूँगी कि कई बार हम अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते एंड वी कीप फेलिंग इन द एग्जाम, बट वी आर नॉट हैविंग द इंसाइट टू रियलाइज कि व्हाट आर आवर मिस्टेक्स। तो उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन आपकी गलतियाँ क्या हैं उसके बारे में यू नीड टू बी वेरी वेरी मच ग्राउंडेड एंड वॉट एवर द सजेशंस अदर पीपल आर गिविंग, वॉट एवर द feedbacks you are getting from other people and the suggestions you are getting from the topper etc, उस पर भी एक बार एक गहरी निगाह रखें और उससे अपने आप को मैच करते रहें कि क्या मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। तो ये जो सेल्फ करेक्टिंग जो आपकी अप्रोच होगी कि जिसमें आप खुद अपने आप को करेक्ट करते रहेंगे, उसको बार बार रीडेवलप करते रहेंगे, उसको एक स्टैग्नेटेड अप्रोच ना रखें। तो अगर इस तरह से अगर तैयारी की जाएगी तो काफ़ी हद तक हम एग्ज़ाम में कामयाब रह सकते हैं। The message that I want to give you all with all humility and all humbleness is that whatever challenges you are having in your life, जो भी आपको चुनौती ज़िंदगी में किसी भी तरह की है, तो कई बार ऐसा होता है कि that challenge is a boon for us in disguise। तो किसी भी परेशानी को देखकर एकदम से घबराने की या एकदम से मन छोटा करके हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। कई बार वो परेशानी हमें इतनी ज़्यादा हिम्मत देती है, इतना ज़्यादा हमें हौसला देती है कि उसके आगे फिर वो खुद ही परेशानी बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी अगर चैलेंज हो तो उस चैलेंज की वजह से अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दीजिए। हार जीत, चैलेंजेस, डिप्रिवेशन, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों के आगे हमारे सपने को, हमारे हौसले को टूटने की और झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो कीप योर हेड हाई, कीप योर ड्रीम्स अलाइव। ऑल द वेरी बेस्ट।